बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीरियोडिक टेबल में ग्रुप ट्रेंड्स का। पीरियोडिक टेबल को हमने डिस्कस कर लिया था, मैंने आपको बताया था उसमें कितने ग्रुप्स हैं और किस तरह से उसके पीरियड्स हैं। आज उसमें हम ग्रुप ट्रेंड्स को डिस्कस करेंगे। ग्रुप ट्रेंड्स में हमारे पास जो है, फर्स्ट हम करेंगे इसको पी ब्लॉक और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप ट्रेंड्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने एटॉमिक रेडिया डिस्कस कर लिया था। और आज हम करेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी कि किस तरह से उसमें रेगुलर वेरिएशंस होती हैं इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स में और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। सबसे पहले तो हम ये मालूम करेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। सो आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम देखें तो आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल, जिसको आई या आईपी से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from the ground state of the isolated an atom or ion। अब फॉर एग्जांपल देखें, आपके पास ये ग्रुप में इसमें सोडियम है, सोडियम एटम है, ये ग्राउंड स्टेट में है या गैसियस एटम हमारे पास मौजूद है। अब इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करना हो तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, दिस इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी। इस सोडियम में अगर एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो उसके लिए 490 किलो जूल्स पर मोल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। सो दिस इज इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सो वही बात हो जाएगी कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़रूरत होती है वो वो कहलाता है आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है फर्स्ट भी होती है, सेकंड भी होती है, थर्ड भी होती है। फर्स्ट उस वक्त हम कहेंगे जब पहला इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस शेल में से निकलेगा। सेकंड उस वक्त कहेंगे जब उसमें से फिर हमारे पास आयनिक स्टेट में आयन आयन हो जाएगा। आयन में से अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड अगर रिमूव होता है, जिस तरह से यहाँ से सोडियम आयन था उसमें से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकला, तो वो उसकी कहलाएगी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो उसकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। अब यहाँ पर कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इस आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर असरअंदाज होते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से ग्रुप में और पीरियड में चेंजेस आती रहती हैं। फैक्टर्स कौन से हैं? पहला तो है मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयनाइजेशन एनर्जी। मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज मतलब है जिस तरह से न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, वो उसी तरह से आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो भी बढ़ती जाएगी। सो दीज टू आर द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद वन अनदर। सेकेंड है नंबर ऑफ शेल्स और एटॉमिक रेडिया आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयोनाइजेशन एनर्जी। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे तो एटॉमिक रेडिया भी बढ़ेगा और इस तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। कैसे होगी ये हम डिस्कस करते हैं। थर्ड है हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर एनर्जी लेवल्स इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयोनाइजेशन एनर्जी। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? दिस इज रिपल्शन बिटवीन, रिपल्शन होता है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल। मीन्स के जो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बिटवीन जो रिपल्शन होगा, रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं, वो कहलाता है शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है। अब इस तरह से हम ये तीनों को करेंगे। शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी। मीन्स के these two factors are inversely proportional and this is the directly proportional। सबसे पहले हम ग्रुप ट्रेंड्स में करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम के आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या फर्क आता है या क्या उसमें चेंजेस आती हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट में अगर हम करेंगे इट हैज अ लो आयोनाइजेशन एनर्जी। इफ वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर हम एस ब्लॉक में ऊपर से नीचे तक आएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी इसकी थोड़ी ज्यादा होगी, इसकी और कम होगी, इसकी और कम है, इसकी और कम होगी। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वो डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, लिथियम से लेकर सीजियम तक। और ग्रुप 3 में अगर देखेंगे तो ग्रुप 2 में अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी यही फैक्टर होगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है वो डिक्रीज होगी। ग्रुप 3 में अगर हम देखेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर हम चले जाए आयनाइजेशन एनर्जी, तो यहाँ पर जो है ग्रुप 3 में थोड़ी सी इसमें इरेगुलरिटीज आती हैं। एक्सेप्शन है इसमें एल्युमिनियम की और गैलियम की, इनमें चेंजेस आती हैं। और ये किस तरह से चेंजेस है मैंने इस पे एक वीडियो बनाई हुई है, मैं लिंक दे दूंगी, आप अगर उसको देखना चाहें तो उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा।
उसके बाद ग्रुप नंबर 4 है, सो 5 है, वो भी टॉप टू बॉटम अगर हम देखेंगे तो वो डिक्रीज होती हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले ग्रुप नंबर, इसमें हम ग्रुप ट्रेंड्स में जाते हैं। ग्रुप ट्रेंड्स में हमारे पास इसमें अल्कली मेटल्स में देखें, अल्कली मेटल्स में हमारे पास लिथियम है, इट्स एटॉमिक नंबर इज 3। इसका मतलब है इसमें इसके प्रोटॉन, न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन्स हैं, 1s2 2s1। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये 3p, ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है, दूसरे में एक शेल है, तो यहाँ पर इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी है 520 है, kilojoules per mole. This is the unit of measuring the ionization energy, kilojoules per mole. इस तरह से हम नीचे आएंगे। सोडियम में आप देखें, सोडियम में इसमें 3 थे, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, और नंबर ऑफ पीरियड का मतलब है कि ये अगर तीसरे पीरियड में तो इसमें नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ गए, इसमें 2 थे, इसमें 3 नंबर ऑफ शेल्स हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन आवर पीरियोडिक टेबल वीडियो में। तो सोडियम में है 3 नंबर ऑफ शेल्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, तो यहाँ पर देखें इसकी कॉन्फ़िगरेशन में भी फर्क आ गया। अब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से क्या है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन। तो ये प्रोटॉन जो है यहाँ पर न्यूक्लियस में है, और आउटर मोस्ट शेल जो है उसके बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो है वीक हो जाएंगे, बिकॉज नंबर ऑफ ड्यू टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेल्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिकम्स वीक फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा आसान होगा रादर देन दिस। तो इसकी अगर आयोनाइजेशन एनर्जी 520 किलो जूल्स पर मोल है, तो इसकी थोड़ी और कम हो जाएगी ड्यू टू द डिस्टेंस। तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी 490, इससे कम है, किलो जूल्स पर मोल। फिर हम नीचे आते हैं पोटेशियम पे, अगर नीचे आएंगे, अब ये फोर्थ शेल में, फोर्थ पीरियड में, इसका मतलब इसमें 4 नंबर ऑफ शेल्स है, एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज 19। तो यहाँ पर देखें एटॉमिक नंबर इसका 19 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी फर्क है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजिंग, एज द नंबर ऑफ पीरियड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग। इसी तरह से फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ा, तो यहाँ पर न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है और जो आउटर मोस्ट शेल है उसके बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी और ज्यादा वीक हो जाएंगे, तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज्यादा आसान होगा। तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, 420 किलो जूल्स पर मोल, मीन्स के इससे और कम हो गई। एज वी गो डाउन द ग्रुप, लिथियम से लेकर डाउन सीजियम तक आएंगे, तो इसमें नंबर ऑफ शेल्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें प्रोटॉन और आउटर मोस्ट शेल के बिटवीन जो है डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इसमें इसकी जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी 380 किलो जूल्स पर मोल। So as we go down from top to bottom in alkali metals, in alkaline and other groups, the ionization energy decreases. Reason मैंने आपको क्या बताया कि number of shells increase हो रहे हैं। इस तरह से shielding effect जो है वो भी increase हो रहा है। किस तरह से, तो आयनाइजेशन एनर्जी लेस हो जाएगी। शील्डिंग इफेक्ट किस तरह से इंक्रीज हो रहा है कि ये वाला जो प्रोटॉन है उसमें एस ब्लॉक ने इसको ज्यादा शील्ड किया हुआ है, पी ब्लॉक ने भी इसको शील्ड किया हुआ है, इसको कवर किया हुआ है, अट्रैक्टिव फोर्सेस इनके बिटवीन ज्यादा हैं। तो ये शील्ड होने की वजह से ये वाले जो लास्ट वाले शेल है इसमें इसका शील्डिंग इफेक्ट कम है। सो एज द शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, लेसर द आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसीलिए ये जो वाले हैं इन्होंने ज्यादा शील्ड किया हुआ है न्यूक्लियस को, और इसके ऊपर इसके असरात कम आ रहे हैं, तो इसको निकालना ज्यादा हो आराम से होगा। सो द ग्रेटर द, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर होती है इसका मतलब क्या हुआ, द मोर डिफिकल्ट इट इज टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा मुश्किल हो जाता है निकालना। इस तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम कह सकते हैं कुछ इस तरह के द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब सोडियम और मैग्नीशियम की या इन दोनों की किसी भी आप कंपेयर करें फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप, ग्रुप 1A और ग्रुप 2A की अगर सपोज कंपेयर करेंगे, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑफ ग्रुप 2A इज हायर देन द करस्पॉन्डिंग एल्कली मेटल्स के इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो इसके मुकाबले में थोड़ी कम होगी, या इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इसके मुकाबले में ज्यादा होगी। इसमें कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी। इसमें 11 है, इसमें 12 है,
मीन्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ गई, बट द शेल रिमेन्स सेम। शेल इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, मगर यहाँ पर शेल की तादाद वही है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं। इसका मतलब है कि इन दोनों के बिटवीन अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, इसमें से निकालना और ज्यादा मुश्किल होगा। इसी तरह से नंबर ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर चार्जेस जो है प्रोटॉन की इंक्रीज होती जाएंगी, तो अगर कंपैरिजन में आएंगे तो इनके बिटवीन जो है आयनाइजेशन एनर्जी फर्क आ जाएगी, इसकी कम होगी, इसकी ज्यादा होगी, इसकी थोड़ी कम होगी और इसकी ज्यादा होगी, ड्यू टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेल तो वही सेम रहा है। इसमें हम मैग्नीशियम का देख लें, सोडियम का हमने देखा था 490 किलो जूल्स पर मोल थी। मैग्नीशियम का अगर हम देखेंगे तो मैग्नीशियम से अगर इलेक्ट्रॉन मूव होता है, आयनाइजेशन एनर्जी उसकी कितनी हो जाएगी, अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे इट इज 738 किलो जूल्स पर मोल। वो 490 थी, ये 738 किलो जूल्स पर मोल, दोनों में फर्क है, ये ज्यादा है, इसलिए कि इसमें नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है प्रोटॉन्स की बढ़ी है, बट शेल रिमेन्स सेम। अगर हम ग्रुप ट्रेंड में देखेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम ग्रुप नंबर 3A टू 8 तक, डाउन द ग्रुप हम जिस भी ग्रुप में जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इसमें भी देखें, इसमें भी देखें, तो डाउन द टॉप टू बॉटम जो है उसमें कमी आती जाएगी, इसलिए कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं, नंबर ऑफ शेल्स जो हैं उनकी तादाद बढ़ रही है। 3A में अगर हम देखेंगे, बोरॉन का अगर देखेंगे तो उसका एटॉमिक नंबर 5 है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आयनाइजेशन एनर्जी की 900 किलो जूल्स पर मोल है। और अगर 4 में जाएंगे तो उसकी कार्बन जो है 6 है उसका एटॉमिक नंबर, और उसकी आयनाइजेशन एनर्जी 1090 किलो जूल्स पर मोल है, मगर कार्बन की ये है, तो आखिर में जिस तरह से नीचे आते जाएंगे उसमें एनर्जी में फर्क आता जाएगा। So overall we can say group trend में कि from top to bottom the ionization energy decreases due to the increasing number of shells. अब पीरियड में अगर आते हैं कि पीरियड में पीरियडिक में उनका अक्रॉस द पीरियड उनका क्या ट्रेंड है, सो अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, फर्स्ट पीरियड के साथ सेकेंड पीरियड थर्ड पीरियड, तो हम कहेंगे सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती ही जाएगी, इसकी थोड़ी कम, इसकी ज्यादा, इसकी थोड़ी ज्यादा, इसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा। इसको अगर हम डिस्कस करेंगे तो अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। सोडियम का आप देखें, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, इसमें नंबर ऑफ शेल्स ये हैं, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी 490 किलो जूल्स पर मोल है। मैग्नीशियम में 730 है और ज्यादा बढ़ गई। फिर एल्युमिनियम में आएंगे, एल्युमिनियम की थोड़ी सी कम है 570, उसका रीजन मैंने आपको बताया था कि इसमें एक्सेप्शन केसेस हैं, इरेगुलरिटी थर्ड ए में आ जाती है, जिसको मैंने बताया था कि एल्युमिनियम और गैलियम में क्यों इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है उसमें फर्क आता है। फिर उसके बाद है सिलिकॉन में देख लें, सिलिकॉन में आयनाइजेशन एनर्जी जो है 14, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी 780 है। इसी तरह से करते करते अगर हम नोबल गैसेस पर आ जाएंगे तो नोबल गैसेस में आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो और ज्यादा कम हो ज्यादा बढ़ जाती है। उसका रीजन भी यही है कि इनर्ट गैस में आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट इसलिए होती है ड्यू टू द कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल, कि इनका जो आउटर मोस्ट शेल, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, इनका आउटर मोस्ट शेल जो है कंप्लीट होता है, तो इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है ज्यादा हो जाता है, और इसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा हो जाती है, और इसके आखिरी जो शेल होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर एटम स्मॉलर है तो ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज होगी, अगर छोटा एटम है तो उसमें न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा है, नंबर ऑफ शेल्स वही है, नंबर ऑफ, मगर जैसे ये देखें ये स्मॉल है मगर इसमें नंबर ऑफ शेल तो 2 है, मगर इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज कम है रादर देन दिस, इसकी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। तो नंबर ऑफ जो चार्जेस हैं अगर वो ज्यादा बढ़ते जाते हैं तो मोर स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन जो होता है बाउंड होता है अपने न्यूक्लियस से, ज्यादा उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं न्यूक्लियस के, और उसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, और इसी तरह से उनमें आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा बढ़ जाती है, उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। इसलिए कि शेल जो है शेल तो वही रहेगा, अक्रॉस द पीरियड शेल देखें वही रहे, मगर इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ रही है। सो अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस होती है, टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी
डिक्रीजेज होती है। और जो फैक्टर्स इसमें काम करते हैं वो शील्डिंग इफेक्ट है। शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। इस तरह से नंबर ऑफ शेल्स टॉप टू बॉटम बढ़ते जाएंगे, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी, इसलिए कि प्रोटॉन और उसका न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का आउटरमोस्ट शेल का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। और इसी तरह से हम कहेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज जो हम अक्रॉस द पीरियड कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ती जाएगी, शेल्स वही रहेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। ये तीनों फैक्टर्स इस पे आयनाइजेशन एनर्जी पे इफेक्ट करते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।